बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये देनी है कि एक नया मॉडल लागू कर दिया गया है और इस मॉडल के तहत अब हुकूमत बनेगी। ये नया मॉडल क्या है? इमरान खान साहब से शिकस्त यकीनी होने की सूरत में इंतखाबात में ये नया मॉडल लागू किया गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मामला सारे का सारा एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हाथ में चला गया है। क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ देंगे या जो बल्ला वापस लेने का फ़ैसला है उसी तर्ज पर कोई फ़ैसला आएगा और एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम नहीं की गई और फिर उसके बाद बल्ले का निशान छीना गया और इसके बाद जो फ़ैसला अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन नए मॉडल के हवाले से आपको बताता चलूँ, सुहेल वड़ाइच साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हाथियों के ग्रोहों में तब्दीली और इसी तरह के दीगर कुछ अहम तरीन कॉलम्स ये लिखते हैं, जिनमें ये कुछ ख़यालाती कॉलम्स भी लिख लेते हैं और अफवाहों पर मबनी कॉलम्स भी ये लिख लेते हैं। फिर ये जस्टिस मुनीर का जो लेटर है वो भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तक पहुंचा देते हैं। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब की वालदा शौकत खानम साहब का ख़त भी इमरान खान साहब तक पहुंचा देते हैं। तो इसी तरह से आज भी इन्होंने एक जो कॉलम है वो लिखा है और इस कॉलम में ये लिखा है इन्होंने जी कि मालूम नहीं, पहले तो टाइटल आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश मॉडल आ रहा है। अब इसमें भी ज़ाहिर सी बात है इन्होंने चीज़ों को घुमा फिरा के आगे पीछे करके लिखी हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये लिखते क्या है कि बांग्लादेश मॉडल आ रहा है, यानी कि अब पाकिस्तान में बांग्लादेश का जो मॉडल है वो लागू किया जाएगा। कैसे जी? कुछ तफसीलात हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरे हैं, ये आपके सामने मैं रखता हूँ, फिर आगे दीगर मामलात की तरफ हम बढ़ते हैं। मालूम नहीं हतमी तौर पर क्या होगा, मगर फ़िलहाल ये तय हुआ है कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम की जाएगी। अच्छा, ये कॉलम भी लिख रहे हैं, लेकिन कॉलम के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि बांग्लादेश की तरह मुस्तहकम हुकूमत जो है वो कायम की जाएगी। ये वैसी ही मुस्तहकम हुकूमत होगी जैसे शहबाज शरीफ या पीडीएम जो है उन्होंने अपनी हुकूमत उनकी बनाई गई और 16 माह उन्होंने जिस तरीके से मुस्तहकम हुकूमत चलाई वो भी सबके सामने है। मुस्तहकम इस तरह से होगी कि उनकी हुकूमत शायद कोई तोड़ ना पाए, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर माशी तौर पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। तो बहरहाल जी, और इसे मुक़तदरा की मुकम्मल मदद और हिमायत से 10 साल तक चलाया जाएगा। तो ये मंजरनामा आगे का खींच रहे हैं कि अब क्या होगा। मकसद ये है कि जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने इदारों की मदद से अपने मुल्क को माशी तरक्की की राह पर गामजद किया है, इसी की पैरवी की जाए ताकि पाकिस्तान भी माशी और सियासी तौर पर अपने कदमों पर खड़ा हो सके। अच्छा, अब ये देखें जी कि ये मतलब है कि इन्होंने भी सबको बेवकूफ़ समझा हुआ, पाकिस्तानी अवाम को भी। इतने सीनियर इकॉनमिस्ट हैं, ये कह रहे हैं जी कि मुक़तदरा की मदद से हुकूमत बनाई जाएगी और 10 साल वो रहेगी और फिर पाकिस्तान एक तरक्की की राह के ऊपर गामज़न होगा। इससे पहले जो हुकूमतें थीं, क्या वो मुक़तदरा की मदद से नहीं थी या मुक़तदरा उसमें शामिल नहीं हुआ करती थी? फिर इसी तरीके से मुक़तदरा में ने इस मुल्क में कितना जो राज है वो किया, जो मार्शल लॉ वगैरह लगाई रखे, तो उसमें कितनी पाकिस्तान ने तरक्की कर ली थी जो अभी मुक़तदरा मदद करेगी और जो एक हुकूमत है वो बनाई जाएगी और उसको मुक़तदरा की हिमायत हासिल होगी और फिर 10 साल में पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। तो माजी में जो आपके 75-76 साल गुजरे हैं, ये भी मुक़तदरा की हाथ में था सारा निज़ाम। तो मुक़तदरा ने वहाँ पर क्या कर लिया जो अभी मुक़तदरा इस हुकूमत के ज़रिए 10 साल जो तरक्की है वो कर लेगा। तो बस ये सिर्फ़ और सिर्फ एक नई नई चीज़ें देना आवाम को और आवाम को अपने पीछे लगाई रखना और अपना इक़्तिदार चलाई जाना, असल चीज़ें ये इसके पीछे होती हैं। बहरहाल शुरू में इदारों का अंदाज़ा था कि अगली हुकूमत मखलूत होगी जिसमें नून लीग को वज़ारत उज़्मा और पीपल्स पार्टी को सदारत मिलेगी, मगर अब बांग्लादेश मॉडल और मुस्तहकम हुकूमत की आइडिया की पैरवी करते हुए मखलूत हुकूमत नहीं बनेगी। मतलब अब ये भी देखें ना कि यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ही चीज़ें की जा रही हैं। कि पहले ये ख्याल था इस तरह से कर लेते, अच्छा ये अब इस तरह से नहीं, अब हम इस तरीके से कर लेते हैं। नुकसान पे नुकसान माशी तौर पर भी
और बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का भी और आवाम की जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर गरीब आवाम की। लेकिन एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि अभी अच्छा पहले मखलूत हुकूमत नहीं, अब बांग्लादेश हुकूमत। अभी ये जो प्लान बता रहे हैं सुहेल वराइस साहब, ये प्लान भी नहीं चलेगा। अच्छा चले खैर है, कोई बात नहीं, अब दूसरे प्लान के ऊपर हम गामजन हो जाते हैं। और ये इस तरह इसीलिए किया जाता है क्योंकि इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। असल फ़र्क जिसको पड़ता है वो पाकिस्तान की अवाम है। बच्चे जिसके भूखे मरते हैं या लोग जो खुदकुशियाँ करते हैं वो अवाम करती है, वो मुक़तदरा नहीं करती। बहरहाल बल्कि मुस्लिम लीग नून और चंद छोटी सियासी जमातों के ताउन से वफाकी हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी वफाक में अपोजिशन में बैठेगी। ये अलग बात है कि जरदारी साहब मुफाहमत का कोई नया कार्ड खेल कर गेम बदल दें। इदारों का अंदाज़ा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में नून लीग बआसानी 100 से 110 नशिस्तें, जबकि पीपल्स पार्टी 50 से 55 नशिस्तें लेगी। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, शहबाज शरीफ भी वफाक में ही होंगे, अपने भाई की मुआवनत करेंगे। वो ख़ास तौर पर मुक़तदरा से रब्ता कार के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पंजाब और बलूचिस्तान के सूबाई हुकूमतें भी नून लीग के हिस्से में आएंगी। नून लीग की पंजाब की वजारत आला की उम्मीदवार मरीम नवाज शरीफ हैं। इदारों में इब्तदाई तौर पर मरीम नवाज के नाम पर कुछ मज़ामत थी, लेकिन शुनीद है कि मजबूत और मुस्तहकम वफाक और पंजाब बनाने के लिए इसी नाम पर इतफाक़ हो गया है। सिंध में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत वाज़ेह तौर पर बनती नज़र आ रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इब्तदाई तौर पर तहरीक इंसाफ की अक्सरियत होगी, मगर बाद अज़ां परवेज़ खट्टक या किसी और मेहरबान का कुरा फाल निकलेगा। पहले तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला बन सकता है। अगर इसने मुज़ामती रवैया अपनाया तो इसे रुखसत कर दिया जाएगा। इस सरकारी खाके के मुताबिक तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? सरकारी हिकमत अमली ये है कि जहाँ PTI का मुकाबला करना मुहाल है, जैसे मियाँ वाली, वहाँ कोई मुदाखलत ना की जाए और PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को जीतने दिया जाए। अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं इसमें भी एक दो लाइनें मज़ीद आपके साथ में शेयर करूँगा कि देखें यहाँ पर ये खुद मान रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना मुहाल है वहाँ पर उसको नहीं छेड़ा जाएगा। और एक एग्जांपल इन्होंने मियाँ वाली की दी है। मियाँ वाली कहने कन्फर्म है कि वहाँ से इमरान खान का ही जो बंदा होगा वही जीतेगा। लेकिन अभी मसला ये है कि अगर टर्न आउट 80% हो गया, जो कि इमरान खान भी बार बार कह रहे हैं, और इमरान खान ने भी ये सारी जो जदोजहद पीछे की है, सिर्फ़ और सिर्फ जेल से भी बार बार उनके दो पैगामात आ रहे हैं। एक, आपने वोट डालना है, और दूसरा, आपने वोट डाल के वहीं पर पुरअमन तरीके से रहना है जब तक इलेक्शन नताइज नहीं आ जाते या जो पोलिंग एजेंट है फॉर्म 45 लेके वो सबमिट नहीं करवा देता। तो ये दो चीज़ों के ऊपर इमरान खान भी बार बार मैसेजेस दे रहे हैं। तो अगर कल जो टर्न आउट है वो 80% हो जाता है तो फिर ये जो इनकी लाइन है जो इन्होंने लिखी है कि जहाँ PTI का मुकाबला करना मुहाल है, तो 80% टर्न आउट के साथ किसी भी हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना मुहाल है। चूँकि एक दिन में पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, इस वजह से अगर कोई ये कह रहा है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप कुछ हलकों में या कुछ पोलिंग स्टेशन में तो कर सकते हैं। अब एक थाना है, उसके अंदर कितने ज़्यादा पोलिंग स्टेशन आते हैं। अब अगर वहाँ से भी आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो कितने पोलिंग, मतलब सैकड़ों पोलिंग स्टेशन होते हैं एक हलके के अंदर, और वहाँ पर हज़ारों वोट्स होते हैं लोगों के, तो कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है अनलेस के टर्नआउट कम हो। और टर्नआउट कम होने की शक्ल में इधर उधर हेरा फेरी की जा सकती है, लेकिन दोनों चीज़ें होंगी तो फिर कोई सूरत नहीं है। और ये बड़ा इकरार है जो कि सुहेल वारिस साहब अपने इस कॉलम में कर रहे हैं। अच्छा, मज़ीद फिर वो अब आगे मज़ीद लिखते हैं जी कि सीटों के हवाले से कि इतनी सीटें इसको मिलेंगी, इतनी सीटें जो है वो इसको मिलेंगी, और इसी तरीके से मज़ीद आगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मैं आता हूँ जी। अच्छा, यहाँ तक तो सरकारी मंसूबों की कहानी थी। अब आइए एक सहाफ़ी की हैसियत से इस थ्योरी का नाकदाना जायज़ा लें। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत को अदलिया, मुक़तदरा और लिबरल तबकात की सपोर्ट हासिल रही, जिससे इस पर ने बांग्लादेश की बरामद को बढ़ा दिया, गारमेंट्स की बरामद को। अच्छा, ये आगे भी इन्होंने लिखते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अदलिया और मुक़तदरा ने हुकूमत की तरफ से मजहबी इंतहा पसंद ख़त्म करने के लिए सख्त तरीन इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान की हिमायत करने और बंगालियों के ख़िलाफ़ काम करने पर जमात इस्लामी के कई रहनुमाओं को फांसी पर लटका दिया गया है। क्या पाकिस्तान में मुक़तदरा और अदलिया सियासी हुकूमत के साथ इस हद तक चल सकेगी? तो ये जी जिस तरीके से सुहेल वारिस साहब की ये जो 2-3 लाइनें मैंने आपके सामने रखी हैं, तो इसमें ये तासुर दे रही हैं कि एक किस्म का बांग्लादेश मॉडल के साथ ही आप मार्शल लॉ लगा दें, यानी कि इनडायरेक्ट होगी आगे हुकूमत ही और पीछे सारी सख्तियाँ होंगी, और जो भी
कोई अगेंस्ट जाएगा तो उसको आप फांसियों के ऊपर लटका दें। तो ये इन्होंने फांसियों का जिक्र भी किया। तो आखिर में ये लिखते हैं जी कि आखिर में अर्ज़ है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि पीटीआई और इमरान खान को इलेक्शन के बाद ही सही रिलीफ मिले और इनके लाखों करोड़ों वोटरों की नुमाइंदगी भी पार्लिमान में हो। तहरीक इंसाफ को भी बैरिस्टर गौहर के इतदाल पसंद रवैये की पैरवी करते हुए एंटी आर्मी और एंटी रियासत बयानी को ख़त्म करने चाहिए। अच्छा, आखिरी पैराग्राफ में एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब को ये इनडायरेक्टली पैगाम देना चाह रहे हैं कि खान साहब बराए मेहरबानी आप जो डील है वो कर लें। और उसकी रीज़न यही है कि एक तो कल के दिन शिकस्त वाज़े नज़र आ रही है। अगर टर्न आउट 80% होता है और उसके बाद जो पोलिंग एजेंट है फॉर्म 45 है वो अपने तरीके से कानूनी तरीके से और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाती हैं तो आज़ाद उम्मीदवार आएंगे। और दूसरी सूरत में ये है जी कि जो बांग्लादेश मॉडल की ये बात कह रहे हैं ये कामयाब नहीं है। हर मुल्क के अपने अपने सर्कमस्टांसेस हैं। चाइना के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, अमेरिका के अपने सर्कमस्टांसेस हैं। अब चाइना मॉडल आप यहाँ लागू नहीं कर सकते, इसी तरह से बांग्लादेश मॉडल जो है वो यहाँ पर आप लागू नहीं कर सकते। आपका इस वक्त पूरा मुल्क इमरान खान के पीछे खड़ा हुआ है तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल जमात को आप जो है वो सख्ती से किस हद तक आप रोक पाएंगे। जो कुछ अभी किया गया इससे भी आप बुरा करेंगे, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर कुछ हासिल नहीं हुआ बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है तो आगे भी कोई इसका जो फ़ायदा है वो नहीं होने जा रहा और ये सबको मालूम है। इसी तरीके से इस तरह से डरा कर भी, दबाव डाल कर भी और इनडायरेक्ट और बार बार और मुसलसल जो मैसेजेस हैं वो इमरान खान साहब को भेजे जा रहे हैं कि बराए मेहरबानी आप हमारे साथ डील कर लें। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इलेक्शन के मुलतवी होने के हवाले से आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 6 तारीख को होने थे, यानी कि कल होने थे, लेकिन अचानक से वो इलेक्शंस मुलतवी किए गए, इवन के शेड्यूल भी आ गया। अब इसकी रीज़न्स पूछ रहे थे ख़ास तौर पर व्यूअर्स भी कि इसकी रीज़न क्या बनी और अगर पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा के उसकी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाती सारी तो उसको फ़ायदा था, बल्ले का निशान भी मिल जाता, या चले अगर ना भी मिलता क्योंकि 2 रोज़ पहले वो करवा रहे थे तो एटलीस्ट बाद में उनको ये फ़ायदा होता कि सारे आज़ाद उम्मीदवार उनकी पार्टी में आ जाते और उनके ऊपर डिसिप्लिन लागू होते। तो एक तो इमरान खान साहब ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कहा कि इसको आप डिले कर दें क्योंकि आम इंतखाबात हो रहे थे, सबका फोकस वहाँ पर था। तो इस दौरान इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते तो वहाँ से फोकस हट जाना था और अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने का उस तरह से फ़ायदा ना भी होता क्योंकि दोबारा से छापे और लोगों को पकड़ा जाता। एक पीटीआई का जो इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर जिस तरीके से नाका लगा दिया गया, एक किस्म का सील कर दिया गया, किसी को आने जाने नहीं दिया गया, तो इलेक्शंस करवाए जाते तो ऐसा होता तो वो बाद में फिर से कोई ना कोई बहाना डाल के तो उसको रिजेक्ट कर लिया जाता। इसलिए कहा गया कि आप इसको बाद में करवाएं इमरान खान साहब ने। बहरहाल अब इसके अल्टरनेट जो हिकमत अमली बनाई गई है वो ये है कि अगर जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर डिसिप्लिन लागू करना है तो उसमें ये होगा कि जिस तरह से अल्लामा नासिर इकबाल साहब हैं, राजा नासिर जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, उनकी अपनी पार्टी भी है, तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे पहली तो एक हिकमत अमली ये है कि इन सबको उनमें शमूलियत करवा ली जाएगी ताकि बतौर जमात ये लोग रहें और इसमें फिर ये हो जाएगा कि डिसिप्लिन भी इनके ऊपर लागू हो जाएगा और फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से भी आवाज़ उठाई जाएगी कि उस जमात को फिर मखसूस नशिस्तें भी दी जाएँ। तो ये इलेक्शंस के बाद इस हवाले से जो हिकमत अमली है वो बना दी गई है। फिर इसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने भी एक बड़ा अहम बयान उनका सामने आया है और इस बयान में वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपना वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली उनके मुंह से ये सच निकल गया है और उनको भी ये मालूम है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी असल जो गेम चेंजर हैं वो ये आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि इमरान खान साहब के हिमायत याफ्ता हैं और यही वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। और अगर ये आज़ाद उम्मीदवार पहुंच जाते हैं और इसी तरीके से किसी जमात में शमूलियत और दैन अपना वज़ीर-ए-आज़म लेकर आते हैं तो दैन ये पॉसिबल नहीं होगा या एक मरतबा ये जीत कर आ जाते हैं तो कि दूसरी कोई जो जमात है वो अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था जो कि सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से दिया गया। वो कहते हैं ना कि सच जो होता है वो छुपता नहीं है और किसी ना किसी सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं इनके मुंह से भी सच निकल गया, यानी कि इतना कुछ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट और सिकंदर सुल्तान राजा ने कई सारी चीज़ें की, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया गया। अच्छा, इस पर वो ये कहते हैं जी कि हमारे इख्तियार में जो है हम वो रिलीफ देंगे पीटीआई को, बल्ले का निशान तो आपने वापस ले लिया, रिलीफ आपने क्या दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो बहरहाल
वो खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि इमरान खान साहब के हवाले से कि आज़ाद उम्मीदवार उन्हीं के ही आने हैं। और असल मसला इस वक्त इन सब को यही पड़ा हुआ है कि कहीं टर्न आउट ज़्यादा ना हो जाए और कहीं जो इमरान खान के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो ना आ जाए पार्लियामेंट में। बहरहाल उन्होंने आना ही आना है। आखिर में नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट मामला पहुंच चुका है। ये भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। हुआ ये है जी कि जो सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त दी थी कि उन्हें आज़ाद उम्मीदवार नहीं बल्कि उन्हें पीटीआई का उम्मीदवार लिखा जाए, क्योंकि वो उन्होंने पार्टी का सर्टिफिकेट भी जमा करवाया हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हालांकि बनती नहीं थी। बहरहाल ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुका है और एक मरतबा फिर से चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब के हाथ में जिस तरह बल्ले के निशान वाला मामला था ये भी आ गया है। अब इसमें क्या होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि ठीक है पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया, लेकिन ये सारे उन्हीं के उम्मीदवार थे, उनको सर्टिफिकेट पार्टी ने दिए हुए थे, तो ये हैं तो आज़ाद उम्मीदवार नहीं गिने जाएंगे, चले इलेक्शन भी हो जाते हैं। तो अगर ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि इनके ऊपर पार्टी डिसिप्लिन लागू होता है और फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा कर तो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म जब हो जाएंगी तो ये सारे के सारे पार्लियामेंट में पीटीआई एक जमात के तौर पर होगी। बहरहाल ऐसा नहीं भी होता तो अल्टरनेट प्लान भी पीटीआई का दूसरी जमात की शक्ल में मौजूद है। लेकिन ये वाला मामला अगेन चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा जिस तरह से वो बल्ले के निशान वाला मामला गया था तो उसने सारी की सारी इलेक्शन में गेम बदल कर रख दी। तो इसी तरीके से अगर ये हक में फ़ैसला आ जाता है तो वो जो बल्ले का निशान छीनने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें तो चलें इलेक्शंस में तो जो हुआ ही हुआ, लेकिन जब आप पार्लियामेंट में आएंगे तो उसमें भी अफेक्ट करेंगी चीज़ें। लेकिन अगर ये फैसला हक में आ जाता है तो पार्लियामेंट में जिन चीज़ों ने अफेक्ट करना था वो एलिमेंट माइनस हो जाएगा। तो देखें इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। अब कल इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के बाद ही सुप्रीम यानी कि मंडे से आप कह लें नेक्स्ट मंडे से सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव होगी और ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। राय का इज़हार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।